हाँ, हेलो। यस। हाँ, उत्कर्ष जी। हेलो। आवाज आ हाँ, रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। यूट्यूब पे हम लोग शेयर करेंगे जितने लोग उसको देख सकें। ठीक है। जी जी, अच्छा रहेगा तो वो। राइट, कल क्या हो गया था बेसिकली, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? कल क्या मौसम तो यहाँ पे कैसा सबसे बड़ी प्रॉब्लम कनेक्टिविटी की है। था? कनेक्टिविटी राइट। यहाँ पे बहुत लो रहता है हमेशा। तो जी। बहुत मुश्किल होता है कि कनेक्ट कर पाए इंटरनेट से। राइट राइट। तो मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ। बेसिकली आप अगर अपना इंट्रोडक्शन दें और आप अपने बारे में बताएं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से और जो गोयर हॉल है, साउथ अफ्रीका आप गए, अमेरिका गए, इन सब के बारे में कुछ संक्षिप्त में आप बताएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा। डीयू से मैंने, देखिए डीयू में आया था ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमबी चौधरी चरण सिंह से किया है। उसके बाद मैं जी एमफिल और पीएचडी में डीयू में था। और उसके बाद अभी पोस्ट डॉक कर रहा हूँ मैं डीयू से। पोस्ट डॉक्टरल जी। फेलोशिप है, ये आईसीएसआर का एक प्रोजेक्ट है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे मैं काम कर रहा हूँ राइट। अभी। और मेरा एरिया भी बिहार है। तो जी और मेरा ये इसी साल खत्म होने वाला है। जी। तो इसी को लेके मैं अभी काम कर रहा हूँ। और लगातार मैं पिछले 5 सालों से बिहार पे काम कर रहा हूँ। जी। और जो अभी जो आप ये स्थिति देख रहे हैं बाढ़ की, ये कोई नई स्थिति नहीं राइट। है, ये लगातार हर साल आती है बाढ़। बाढ़ जी बिल्कुल। बाढ़ से लगभग बिहार का 73% जो जोग्राफिकल एरिया है, 94,100 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, टोटल एरिया है, प्रभावित रहता। उसमें राइट। से 6800 यानी 6800 के लगभग एरिया जी फ्लड प्रोन एरिया है। और लगातार हर जी। साल बाढ़ आता है। और इससे राइट। करीब करीब 17 मिलियन की आबादी इससे प्रभावित होती है। ओके। और इस साउथ साल अफ्रीका अमेरिका से क्या रिलेटेड था आपके? मैंने कुछ वीडियोस में देखा, आप वहाँ गए थे, वहाँ आपने क्या किया बेसिकली? पीएचडी के रिगार्डिंग कुछ था प्रोजेक्ट या साउथ समथिंग? अफ्रीका में देखिए, मेरा जो प्रोजेक्ट है, जो मेरा पीएचडी है, वो इकोनॉमिक पैरामीटर्स ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है। जिसमें मैंने जी एचडीआई को लिया हुआ है। एचडीआई को एक मैंने पैरामीटर माना हुआ है, क्योंकि एचडीआई में पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लॉन्जिविटी, जो कि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम, और उसके बाद इन सब चीजों को लेके मैंने किया। और इसका मैंने इम्पैक्ट देखा है जीडीपी पे। तो जी। उसके उसी के लिए मैं गया हुआ था फील्ड सर्वे के लिए साउथ अफ्रीका। राइट। जी। अ, तो बिहार को तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, काफी हिस्ट्री की किताबों में भी पढ़ा है कि पाटलिपुत्र था, और उससे पहले एंशियंट इंडिया में भी काफी फेमस था बिहार। तो लेकिन ये अब बेसिकली इसमें क्या हो गया है, क्या अब प्रॉब्लम आप ऐसा है देखिए, कि आपने इसको हिस्ट्री हम? की बात की है, तो मैं हिस्ट्री में आपको बता दूं कि जब आप जी लगातार आजकल न्यूज में देख रहे होंगे कि बिहार कितना बदहाल है, कितना बेहाल है। आज बिहार की जी हालत यह है कि 8600 की आबादी पे एक हॉस्पिटल का बेड है। लगभग बीस जी। हजार की आबादी पे एक डॉक्टर है। लेकिन ये वही जी बिहार है बिल्कुल। जिसने वर्ल्ड में सबसे पहला, जहां पे मेडिकल सुविधाएं फ्री थी। जो मगध साम्राज्य की आप बात कर रहे हैं, तो उस समय ये दुनिया का सबसे पहला स्टेट है जहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री हुआ करती थी। राइट। और आज उसी बिहार में यह हाल हो गया कि लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं, उन्हें अंदर जाने तक को नहीं मिल पाता। अभी हाल ही में, राइट। कल का इस न्यूज है कि एक कागजी कार्रवाई में इतना टाइम लग गया कि जब तक तो बच्चे की जान निकल गई। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो वही मैं यही कहना चाह रहा था। बेसिकली हम लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, और मगध के बारे में सुना है जो नॉर्थ बिहार में था, कि पैन इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट उन्होंने दी थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ से हैं। अभी अपने जो एनडीटीवी में रवीश कुमार है वो है, सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार से थे। तो इतना सब देखिए, कुछ बिहार में है। और अभी कुछ समय, मतलब कुछ दिन पहले ही रवीश कुमार जी ने एक अनुपम मिश्रा जी की तैरने वाला समाज शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे, उसको मैंने पढ़ा था। तो उसमें ये दे रखा था कि नॉर्थ बिहार काफी संपन्न था पहले, और शायद अभी भी होगा, लेकिन उसको उस तरीके से उसको नजरअंदाज किया गया, उसको लाया नहीं गया। क्योंकि मुजफ्फरपुर की लीचियां उसमें बताया था कि काफी फेमस है, दरभंगा के आम फेमस है,
और सोनपुर का उन्होंने स्टेशन बताया कि वो काफी बड़ा था, प्लेटफॉर्म जो उस तैरने वाला समाज के अंदर ही लिखा हुआ था। देखिए, जहां मैं और अभी बैठा हुआ हूँ, जहां मैं अभी हूँ सिलौत का पूरा बताया था जी, बताइए। जहां मैं अभी हूँ, जहां मैं बैठा हुआ हूँ, ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है उनका घर, यहाँ पे है। और सब कुछ है जी। बिहार में। अगर कुछ नहीं है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। इस राइट। बिहार में सबसे ज्यादा ह्यूमन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है। अब जरूरत है उसे कैपिटलाइज करने की। हमारे यहाँ जी। लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, तब वो जाते हैं दूसरे शहरों में, दूसरे बड़े शहरों में काम की तलाश में जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारी सरकार फेल है। और ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़े स्किल की बात करनी है, बहुत बड़ा हमें कोई इंडस्ट्री चाहिए। हम छोट कोई, क्योंकि यहाँ से जो माइग्रेशन होता है, वो लोग बहुत बड़े बड़े काम राइट। में नहीं जाते हैं। रूरल माइग्रेशन होता है। लोग जी। रूरल बिहार से रूरल पंजाब में जाते हैं, रूरल हरियाणा में जाते हैं, रूरल साउथ इंडिया में जाते हैं। लोग जाके खेतों में काम करते हैं, या बहुत ज्यादा होता है तो बहुत लो स्किल के काम करते हैं। वो बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े काम नहीं करते वो। राइट। तो हमें जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। हमें जरूरत है बदलाव बिल्कुल। की, अपने सोच में बदलाव की, बिहेवियरल चेंज की, जो हम बात करते हैं। कि जब तक राइट। हमारे अंदर वो नहीं होगा, तब तक बिहार को हम फिर से वो गरिमा प्रदान नहीं कर सकते। बिहार को बदलने राइट। के लिए हमें जरूरी है कि हम यहाँ पे लो स्किल जॉब के ट्रेनिंग सेंटर खोलें। हम साथ साथ यहाँ पे उनको एब्जॉर्ब कैसे किया जाए उसकी बात करें। हम बिहार से बहुत मिलता जुलता एरिया बांग्लादेश का है। बांग्लादेश जो कि जी। लगातार एशिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमें बांग्लादेश बिल्कुल। की तर्ज पे हमें बिहार को बढ़ाना पड़ेगा। राइट। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें बिहार के लिए बिल्कुल एक नए तरह से शुरुआत करनी पड़ेगी। राइट। अ, बिहार से ही 2000 के अंदर झारखंड अलग हुआ था, एक रिसोर्स रिच एरिया है वो। तो बिहार के अंदर भी कुछ अभी रिसोर्स से रिलेटेड कुछ जगह बची है और उस पर कुछ ध्यान दिया जा रहा है। बिहार में कुछ ऐसा रिसोर्स रिच स्टेट, कोई ऐसा एरिया है नहीं। जी। तो बिहार एक रेवेन्यू ये डेफिसिट स्टेट है। यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने का सरकार के पास ही बहुत सारे सोर्स नहीं है। जी। बिल्कुल। तो ये बेसिकली स्कूल वक्त से ही मैं तो सुनते आ रहा हूँ कि मतलब बिहार एक एक इंडिया जैसे है, उसमें कई स्टेट्स हैं, तो उसमें काफी डेवलपमेंट हुए, काफी चीजें देखी गई है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में भी मैंने काफी डेवलपमेंट देखे हैं, चाहे से गवर्नमेंट किसी की भी रहे, लेकिन डेवलपमेंट पे उन्होंने ध्यान दिया है। लेकिन बिहार के लिए वो चीज नहीं रही। और कोई बोलता है कि हम पटना जाके आए, तो पटना इतना गंदा है बेसिकली कि मतलब एक पूछते हैं ना कि गया गए थे आप, बोध गया गए थे बेसिकली, तो उसके बीच का स्ट्रेच कुछ वो बताते हैं कि वो डेवलप नहीं हुआ, स्टेशन इतना गंदा है। तो इस सोच को बदलने, इस चीज को बदलने के लिए क्या बेसिकली, आपने बताया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, तो आपकी क्या सोच है और किस तरीके से इसको मतलब आप आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं? मैं पटना की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आप बिहार के सिटीजन है, उस वे में मैं बोल रहा हूँ। देखिए, पूरा यूनिफॉर्म डेवलपमेंट जो होता है वो तो बहुत मुश्किल चीज है कि पूरे शहर और पूरे राज्य का हर कोना एक ही तरह से डेवलप हो जाए। जो राइट। मेट्रोपॉलिटन होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं, वो ज्यादा डेवलप होते हैं। आसपास के जो सबर्ब्स होते हैं वो थोड़ा कम डेवलप होते हैं। जो जी। रूरल एरिया ज्यादा, बिहार तो वैसे भी रूरल स्टेट है। ज्यादातर यहाँ पे लोग गाँव में बसते हैं। तो जी। हमें सबसे जो ज्यादा जरूरत है कि हमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट की जरूरत है कि हम हर व्यक्ति को कैसे उसको डेवलप कर पाए। उसके इनकम को हम राइट। कैसे, उसका इनकम कैसे और ज्यादा से ज्यादा हो सके, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि इंसान के पास जब उसका इनकम सोर्स बढ़ेगा, तभी वो जाके जो डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स है उनको एक्सेस कर पाएगा। जी। और उसके लिए बिल्कुल। जरूरत है जागरूकता की। तो लोगों में जी। सब कुछ है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि देखिए, इच्छा शक्ति की तो जरूरत है, क्योंकि राजनीति, आप सरकार कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी देख लीजिए, आप बीएचयू को देख लीजिए, आप अलीगढ़ को देख लीजिए, ये किसी सरकार के पैसे से जी। नहीं बनी है। ये लोगों के राइट। पैसों से बनी हुई है। तो बिल्कुल। हमें भी आज जरूरत है कि शुरुआत करने की। यहाँ पे ना आपको किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो शुरुआत करने की। अगर जी। सरकार चाहे तो लोगों के पार्टिसिपेशन से यूनिवर्सिटी खोल सकती है, लोगों के पार्टिसिपेशन से छोटी छोटी इंडस्ट्री बैठा सकती है। पीपीपी मॉडल की जो हम बिल्कुल। बात करते हैं वो हमारे यहाँ है ही नहीं। जी। बिल्कुल। कोविड की मैं बात करता हूँ बिहार के लिए। हमने न्यूज में देखा कई जगह हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, किसी जगह कोई लेडीज अंदर भाग रही है, बड़े से भयावह से दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं टीवी पे। कल एक मैंने देखा कि एक बच्चे को है ना ट्रे में बिहार में कहीं लेके जा रहे हैं, और उनके जो पति है उन्होंने सिलेंडर रख रखा है कंधे पे।
तो कोविड-19 भी अभी काफी ज्यादा मैंने देखा 36,000 से ऊपर जा चुका है, और शायद कल की बात थी कि पर डे के मतलब समथिंग अराउंड 3,000 केसेस पहुंच गए हैं। तो उसके लिए भी मैंने ये देखा था कि जब माइग्रेंट क्राइसिस चल रहा था अभी थोड़े दिन पहले, अभी भी है खैर, लेकिन उस वक्त जब कोटा से बच्चों को बुलाने का था तो उस वक्त उतना जुझारूपन या उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया सरकार ने। ऐसा क्यों था? बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ गई थी? क्योंकि बाकी सरकारें बुलाना चाह रही थी, बच्चा तो सोचता है देखिए कि आना है ही है। और सरकार की तो बात, उनको ये लगा कि लॉकडाउन ही सिर्फ एक तरीका है कि है ना, अगर वो वहां रह जाएंगे तो कोविड रुक जाएगा। तो इस पे कुछ आप बताना चाहें तो। देखिए सरकार की तो जहां तक बात है, हमारे मुख्यमंत्री को तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है कि वो जाके कभी हॉस्पिटलों में दौरा कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य बिल्कुल। मंत्री इतने दिनों के बाद कल शायद हॉस्पिटल में गए हैं, तो पूरे अपने पीपीपी किट में गए हैं। तो सरकार की तरफ से तो रवैया ऐसा है कि जो जहां मर रहा मरने दीजिए, सरकार अपना काम करती रहेगी। हालात ऐसे है कि सरकार अपनी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, जहां उसे अभी लोगों में एक हौसला देने की जरूरत है, क्योंकि सरकार एक गरीब आदमी का हौसला होता है। जब वो हर जगह से टूट जाता है तब वो सरकार की तरफ देखता है, और वही सरकार उस समय बिल्कुल ही जब अपनी जनता को छोड़ देती है उसके हाल पे, तो सोचिए उस जनता का क्या हाल होगा। मैं तो घूम रहा हूँ यहाँ गाँव में, यहाँ तो लोगों को पता भी नहीं है कि मास्क लगाने से क्या होगा और मास्क ना लगाने से उसका कुछ नुकसान भी होगा, हमें नहीं होगा। सैनिटाइजेशन की तो बात ही मत कीजिए यहाँ पे, क्योंकि एरिया ऐसे हैं कि वहां पे लोग साबुन तक अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं। राइट। पंचायतों में मास्क आ रहा है बांटने के लिए, वो मास्क लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। राइट। तो और बिहार तो अभी इस समय दोहरी महामारी से जूझ रहा है। एक तरफ तो बाढ़ है और दूसरी तरफ ये कोरोना की महामारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हॉस्पिटलों का हाल तो बहुत बुरा है। हॉस्पिटलों में तो बिल्कुल, अगर आप जा रहे हैं, अगर आप शहर के बड़े हॉस्पिटलों को छोड़ दीजिए, जो ब्लॉक लेवल के जो रेफरल हॉस्पिटल होते हैं, उनमें तो ये हाल है कि सब में पानी लगा हुआ है, आप चल के पैदल जा नहीं सकते वहां पे। बिल्कुल देखा मैंने। तो आप ये सोचिए कि लोग कैसे मतलब अपनी बचने की उम्मीद करें, जहां पे हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सरकार का कुछ मतलब सरकार किसी तरह से उनके हेल्प के लिए खड़ी नहीं है। तो हालात तो यहाँ बहुत बदतर है। ये बिल्कुल, ये हम सब ने टीवी में देखा है इसके बारे में। तो सेंटर की तरफ से कुछ किया नहीं जा रहा बिहार के लिए, या उनको जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनको थोड़ा पुश नहीं किया जा रहा इसके लिए? देखिए सेंटर या स्टेट तो जब करेगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। राइट। यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल, उसमें 15 साल 20 सालों से कुछ हुआ नहीं है, बिल्डिंगें गिर रही हैं। तो बिल्कुल। आप कैसे सब मतलब सोच भी सकते हैं कि कोई ऊपर से आएगा और एक ही दिन में सब कुछ बदल देगा? राइट। और ये हालात सिर्फ यहाँ पे तो नहीं है, पूरे देश में ही डॉक्टर नहीं है। राइट। डॉक्टरों की कमी पूरे देश में नहीं है। जी। हम WHO के पैरामीटर पे कभी हम स्टैंड नहीं कर पाते हैं। अगर साउथ इंडिया के बिल्कुल। कुछ स्टेट छोड़ दीजिए, तो नॉर्थ इंडिया का कोई स्टेट नहीं है जो WHO के पैरामीटर पे आता हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं बिहार के फ्लड्स पे आता हूँ, और जो बिहार में बाढ़ आई हुई है और साथ में असम में भी आई हुई है, तो बोलते हैं बेसिकली बिहार में जब भी बाढ़ आती है तो हम नेपाल को दोषी ठहरा देते हैं कि नेपाल की तरफ से है। बल्कि नेपाल में जब हिमालय से नदियां उतरती है, बेसिकली पानी उतरता है, तो नेपाल के लिए तो बड़ा मुश्किल है उसको रोकना। और अगर वो रोकता भी है तो वो मेरे को नहीं लगता कि बांध के थ्रू वो रोक पाएगा, और वो बांध टूट सकते हैं। तो नेपाल किस तरीके से, मैं मतलब ये जो अपना बिहार है वो किस तरीके से ये बाढ़ के लिए क्या करना चाहिए इसको? क्योंकि ये तो काफी लंबे समय से आ रही है, या इसमें भी यही राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है इसको करने देखिए की, या पॉलिसी में कुछ दिक्कत है? आपने बिल्कुल सही कहा कि नेपाल से बाढ़ का पानी आता है और ये लगातार आता है, कोई नई चीज नहीं है। तो इतने बिल्कुल। दिनों में सरकार को कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जो पूरे वर्ल्ड में यही फ्लड प्रोन एरिया है। जी जी। तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए। तो हमारे पॉलिसी पैरालाइज्ड है, तो हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं मतलब इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। आप राइट। अगर यहाँ पे जो लोग जो इसमें जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट सेक्टर में है, जो बाढ़ से रिलेटेड काम करते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं कि तटबंध हम उसी समय बनाते हैं जब बाढ़ आने वाला होता है। और वो जब उसी समय बनता बिल्कुल। है और बाढ़ आता है, बाढ़ उसे पूरे अपने साथ लेके जाता है। फिर उस पैसे का क्या होता है किसी को हिसाब भी देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाढ़ आया, बाढ़ तो ले गया। जी। और ये इकोनॉमी लॉस इससे इतना ज्यादा है कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हर साल देखिए आप न्यूज में देख रहे होंगे, तस्वीरें देख रहे होंगे कि कल एक बच्चे की डिलीवरी, एक माँ ने एक बच्चे को डिलीवर किया है उसमें डोंगी में।
बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तो हालात बहुत यहाँ पे खराब हैं। और बाढ़ की वजह से तो लगातार हर साल बाढ़ आता है, और हर साल नॉर्थ बिहार तो फ्लड प्रोन है ही। अब साउथ बिहार जहाँ जो हमारा एरिया है वो साउथ बिहार का एरिया है, लेकिन यहाँ छोटी नदियों में भी इतना पानी है कि सड़कों पे पानी भरा हुआ है। बिल्कुल। अ, अगर बाढ़ से हम किसानों की तरफ आते हैं तो बाढ़ से उनकी फसलों का भी काफी नुकसान हुआ होगा, और पिछले 3-4 महीने से तो काम ही नहीं था। अभी जो लेबर्स थे, माइग्रेंट लेबर्स भी गए हैं, तो काफी दिक्कत है। और मैंने देखा कि जैसे असम में जो बाढ़ आया उसमें जितने भी एनजीओ वर्क काम करने पे लगे हुए हैं वहाँ मदद करने में, वो भी काफी 4-5 महीने से पहले से काम कर रहे थे, अब और कठिन हो गया उनके लिए। तो बिहार की भी कुछ सिमिलर ही कंडीशन है। अब इसके बारे में देखिए, अगर आप कुछ कहना चाहें। अब क्रूड रियलिटी तो ये है कि जो लेबरर्स आए हुए थे वो अब जा रहे हैं वापस। वो बिल्कुल। वापस अपने शहरों में जहां से वो आए थे, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ काम है ही नहीं उनके पास। राइट। सरकार ने इतने बड़े बड़े वादे किए, कई सारे पैकेजों की घोषणा की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब वो राइट। लेबरर्स की हालत ये है कि उनके यहाँ खाने के लिए नहीं है, तो इंसान भूखा तो मरेगा नहीं। वो अपनी जान पे खेल के, और उसी जहां वो पंजाब दिल्ली से जहां से आए थे वहां वापस जा रहे हैं। जी। और क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, काम ही आप सरकार ने, केंद्र सरकार की जब आप बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार ने पैकेज की घोषणा कर दिया। पैकेज से बताइए, कोई रोजगार तो शुरू होता नहीं है। रोजगार के लिए तो आपको बिल्कुल। डायरेक्ट इंसेंटिव देना पड़ेगा, वो यहाँ पे है नहीं। अब लोग करे क्या? लोग सरकार, राज्य सरकार की तरफ देखते हैं। राज्य सरकार के पास हमारे मुख्यमंत्री को ही लोग नहीं देख पा रहे हैं आजकल। तो पिछले 4 महीने से वही पता नहीं कहाँ गायब है, वो कभी घर से बाहर ही नहीं बिल्कुल। निकलते। तो राइट। दे दे के जो यहाँ नहीं, पे पॉलिटिकल। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी को तो काफी समय से मैंने देखा ही नहीं कि वो पता नहीं क्यों नहीं भा रहे हैं, या तो कोविड से वो डरे हुए हैं या क्या रीजन है, कुछ समझ से परे है ये बात तो। बिल्कुल। हाँ, आप देखिए हर जगह के मुख्यमंत्री हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। आप दिल्ली में देखिए, आप राजस्थान बिल्कुल में बिल्कुल। देखिए, पर स्टेट के, पूरे देश के किसी भी आप मुख्यमंत्री को देखिए, इस समय जब सबसे बड़ी जरूरत है जो लोगों की, तो कोई घर में नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ एक बिहार के बिल्कुल मुख्यमंत्री को छोड़ के। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा मैंने। तो अभी आप बता रहे थे जैसे कि है ना वो चुनाव जो आ रहे हैं उसमें बिजी हैं, और मैंने ये भी देखा कि है ना पटना के अंदर काफी सारे बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो कार्य मतलब जो मिनिस्टर्स या कार्यकर्ता जो है उनको कोविड हो गया, कोरोना हो गया उनको। तो वो, और मैंने तेजस्वी यादव जी को मैंने सुना था, वो बोल रहे थे कि है ना चुनाव बेसिकली उसको टाल देना चाहिए, आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना में इसमें इससे बचाना है लोगों को। तो इसमें आपकी क्या थॉट है, आप क्या सोच रहे हैं, और कि क्या करना चाहिए। देखिए, हालात तो ऐसे हैं नहीं कि चुनाव कराया जाए, क्योंकि बिहार तो अभी हॉट स्पॉट बना हुआ है पूरे देश में। कोरोना का सबसे ज्यादा केसेस अब यहीं आ रहे हैं। तो इस बिल्कुल। समय चुनाव कराने का मतलब ही है कि आप लाशों पे चुनाव कराएंगे। लोग जब चुनाव के लिए आएंगे, चुनाव से पहले तो चुनाव की तैयारियां होंगी। आप लगातार देख जय। रहे होंगे नेताओं को, कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इस लॉकडाउन में भी अपनी रैलियां कर रहे हैं, अपने जनसंपर्क अभियान को जारी रखा है लोगों ने। तो अब आप सोचिए कि अब कैसे चुनाव कैसे होगा। चुनाव से पहले अगर आप डिजिटल चुनाव की बात करते हैं, तो लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद स्मार्टफोन देखा भी नहीं हो, देखा भी राइट। हो तो उसे यूज नहीं किया हो। अभी एक जी। हाल ही में एक हिमाचल का एक स्टोरी एक छपी थी कि एक फैमिली ने अपनी गाय बेची थी, तब जाके उन्होंने एक स्मार्टफोन खरीदा था, जिससे वो अपनी बेटी बिल्कुल। को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दे सके। तो राइट। इस हालात में तो चुनाव हो ही नहीं सकते, क्योंकि चुनाव के बिल्कुल। लिए ईवीएम आएंगे, ईवीएम पे आपको ट्रेनिंग देनी होगी। और ट्रेनिंग देने के दौरान, अभी इससे पहले ही कुछ दिन पहले बिहार में 40 लोग कोविड से इन्फेक्टेड हो गए थे, और एक की जान चली गई थी। जी। तो इस हालात में तो अब बीजेपी है और जेडीयू है, सरकार है इनकी, चाहे जो भी कर दे, लेकिन ये हालात है नहीं जिसमें चुनाव कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप बता रहे हैं जैसे कि वो हिमाचल प्रदेश का जो न्यूज आया था जिसमें उन्होंने गाय को भेजा और बच्चे को लैपटॉप दिलाया, समथिंग कुछ हम्म। ये था न्यूज। तो जैसे आप सिवान के अंदर हैं, तो सिवान में तो स्कूल और कॉलेज कुछ चल ही नहीं रहा होगा, उनको खुलना भी नहीं है। स्कूल और कॉलेजेस सिवान तो में यहाँ स्कूल और कॉलेजेस तो मतलब यहाँ वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन तो कुछ है ही नहीं, बच्चों को तो काफी भारी मार पड़ रही है। पहले से भी प्रॉब्लम तो रहती है हमारे मतलब देश के अंदर, कि जितने भी रूरल एरिया के बच्चे हैं उनको उस तरीके की पढ़ाई या उस तरीके की सुविधाएं कभी मिली नहीं है, और अभी के समय देखिए, में तो बिल्कुल ही खत्म है। बिहार में एजुकेशन अगर का तो ये हाल है। है। बिहार में जी एजुकेशन का बताइए। ये हाल है कि 3 साल की डिग्री तो नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि 5 साल में होगी।
पीजी के पढ़ाई की कोई ज्यादा बहुत सुविधाएं है नहीं। उसके बाद पीएचडी करना हो तो आपको या तो बगल के राज्य में गोरखपुर जाना होगा, बनारस जाना होगा या इलाहाबाद जाना होगा। बिहार में तो आप सोच भी नहीं सकते। तो प्राइमरी एजुकेशन का ये हाल है कि प्राइमरी एजुकेशन में जो 10वीं तक के स्कूल थे उन्हें ही 12वीं तक का बना दिया गया, किसी टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। वही टीचर पढ़ाते हैं 12वीं में भी। तो सिस्टमेटिकली इसे खत्म कर दिया गया बिहार को एजुकेशन। जो बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीकर ही इंसान ताकतवर हो सकता है, उस शेरनी के दूध से वंचित कर दिया गया है बिहार के लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। अ, एक बिहार का हमने काफी सुना कि बिहार ड्राई स्टेट है बेसिकली, तो उसकी भी कालाबाजारी काफी होती होगी बिहार के अंदर। बिहार में होम डिलीवरी है। अच्छा। आप बिहार आइए, बिहार में आपको घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। पैरेलल इकोनॉमी यहाँ रन होती है। यहाँ कोई ड्राई जी। स्टेट नहीं है। ड्राई राइट। स्टेट सिर्फ, और इससे सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि लोग मतलब कच्ची शराबें पीते हैं, सस्ती शराबें पीते हैं। बिल्कुल। तो वो काफी ज्यादा क्योंकि शरीर को बिहार नुकसान में करती सबसे है। बड़ी प्रॉब्लम है लिक्विडिटी की। लोग के हाथों में पैसा नहीं होता। कैश नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन कैश इन हैंड नहीं है। तो कैश इन हैंड नहीं है तो बहुत कम पैसे में लोगों को, जिसको नशा करना है वो तो करेगा, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। और सरकार का पूरा पैरल एक मशीनरी चलती है जिससे आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी सर आपकी। आप किसी भी बिहार के बिल्कुल। किसी भी गांव में चले जाइए। और कई बार तो मैंने सुना है कि इसमें मतलब डिस्काउंट भी चलता है कि जब जब कुछ अगर ऐसा होता है, कुछ ऐसा टाइम आता है तो इसमें सेल भी लगता है। जी बिल्कुल। जो अभी कुछ पिछले 10-20 सालों से भारत के अंदर जैसे एक डेवलपमेंट हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि 2000 के बाद से हमने देखा है कई सिटीज में हुआ है, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया और दूसरी सिटीज हो गई। तो बिहार के अंदर आपने कुछ ऐसा चीज देखा पिछले 20-30 सालों में कि कुछ कुछ नया कुछ आया हो जिसके बारे में आप हमें बताना चाहें? क्योंकि पुरानी चीजें तो हमें पता है कि वहाँ बोध गया है, पटना साहिब है और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे उसका वो काफी फेमस थी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो उसको कहा कहते थे। तो एज अ मतलब वहाँ के। अगर बहुत बड़ी अगर बात करें, बहुत बड़े मतलब सेटअप की अगर बात करें आप, तो बिहार में पिछले 15-20 सालों में, पिछले 15 सालों में बिहार सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं आया। सेंटर की तरफ से 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है, एक आईआईटी आया है। जी। तो ये आपको बिहार में अब जो नया है बिहार में आपको मिल सकता है। बाकी बिहार में कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो जो मतलब बताने के लायक हो। जी बिल्कुल। इंडस्ट्रियलाइजेशन से बिल्कुल इसको दूर कर दिया गया है बिहार में। वैसे तो कागजों पे 34.5 लाख, 34.5 लाख माइक्रो इंडस्ट्रीज वर्क करते हैं, लेकिन ये ऑन पेपर है, जिसपे 53 लाख के करीब लोग वर्किंग है। लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर है, आपको ऐसे मिलेगा नहीं कहीं। बिहार एसएचजी का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते हैं। जी 534 ब्लॉक्स में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन इन रियलिटी ये नहीं है। मनरेगा के सबसे ज्यादा मजदूर बिहार में है, लेकिन ये सिर्फ जी कागजों पे बिल्कुल हैं। जितनी बिल्कुल। गरीब लोग नहीं है, उससे ज्यादा उसमें लोग कार्यरत हैं। तो कागजों आप पे तो बता सब रहे कुछ है। मनरेगा वर्कर के लिए, आप बता रहे हैं ये सिर्फ कागजों पे है। कागजों पे मैं बता दे रहा हूँ, बिहार में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है मनरेगा में। वो एक्चुअल पॉपुलेशन क्योंकि से भी हाँ, ज्यादा है जो मैंने बिहार के मैंने लोग। मैंने यही पढ़ा है कि मनरेगा वर्कर ज्यादातर बिहार के अंदर हाँ, जो मनरेगा के जो मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, जो एक्चुअल नंबर है उससे भी ज्यादा लोग हैं यहाँ पे वर्कर हैं। जी तो ये हालात है। बिल्कुल। कागजों में तो बिहार सबसे नंबर 1 है, लेकिन ऑन रियलिटी देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है जमीन पे। राइट। तो कुछ समय पहले मैं सोच रहा था आपसे लाइव करने की कि आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं, रिलेटेड हैं, उस बैकग्राउंड से है। तो अभी जो सरकार ने जो इकोनॉमिकली जो लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश करी है लॉकडाउन के अंदर, उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे और वो किस तरीके से पहुंचा है? जैसे आपने अभी बताया कि लोगों को कुछ 5-10 मिनट पहले आपने बताया था कि लोगों को हाथ में पैसा चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए आप बताएंगे जो गरीब कल्याण योजना है और इन चीजों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है जो लॉकडाउन के अंदर लोगों के पास पैसा पहुंचा है डीबीटी के थ्रू या नहीं पहुंच रहा है? अब देखिए, एक ओल्ड एज पेंशन आता है, उस 500 रुपए को बिल्कुल। लेने के लिए बैंकों के आगे इतनी लाइन लगी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं रहा।
बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद सरकार ने घोषणा की पैकेज की। पैकेज का क्या हुआ उसके बाद से ना वित्त मंत्री ने आज तक कुछ बताया उसके बारे में। वो पैकेज का पैसा जो 20 लाख करोड़ का उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था वो गया कहाँ, उसका हुआ क्या, उन्होंने बताया ही नहीं कि उसका अब तक हुआ क्या। अगर कुछ हुआ होता तो शायद ग्राउंड पे भी दिखता, लेकिन ग्राउंड पे कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ से लोग वापस ही जा रहे हैं, कोई यहाँ पे टिक नहीं रहा है। अब जरूरत हमें है डायरेक्ट इंसेंटिव की, डायरेक्ट पैसा की, क्योंकि जब तक आपके पास डायरेक्ट पैसा नहीं आएगा तब तक आप सोच नहीं सकते। और बिल्कुल। जब तक और सबसे बड़ी बात होती है कि चॉइस ऑफ इंडिविजुअल मैटर करता है। आप उसे मतलब एक गरीब कल्याण योजना में या फिर एक अभी योजना शुरू किया है सरकार ने कि जिसमें अनाज बढ़ा दिया कि अब इतने नहीं, इससे ज्यादा अनाज दिया जाएगा। बिल्कुल। तो जब तक हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम वो की तरफ मूव नहीं वो करेंगे, पहले से भी तो चल रहा था, फूड सिक्योरिटी के अंदर था ही वो। फूड सिक्योरिटी के अंदर था, लेकिन अब उसमें उसकी कैप बढ़ा दिया गया, उसको बिल्कुल, उसकी क्या लिमिट बढ़ा बढ़ा दिया, दिया राइट। गया। तो जब तक हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जरूरत है आज के समय की, जी। क्योंकि उसी से हम अपने बारे में सोच सकते हैं। अब जैसे एक कांग्रेस का एक प्रोग्राम था न्याय, न्यूनतम आय योजना, जिसमें 8 हजार रुपए देने की बात थी। जो लोग यहाँ से बिल्कुल। दिल्ली जाते हैं, जो लोग कहीं और बड़े शहरों में जाते हैं, मैं बिहार से लोगों की बात करूँ नॉर्मली, मतलब जो लोग माइग्रेट होते हैं अपने किसी भी राज्य से, वो जी। ऐसे जॉबों में जाते हैं जैसे मान लीजिए कोई गेट कीपर हो। अधिकतर गेट कीपर आपको छोटे शहरों में, ऐसे मतलब बैकवर्ड स्टेट के ही लोग मिलेंगे आपको। जी। तो उन्हें अगर 8 हजार रुपये अगर आप वैसे दें कि तब उस 8 हजार रुपये में वो सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई नई टेक्निकल स्किल सीख ले जिससे वो अपना फ्यूचर बेटर कर सके। तो जरूरत आज हमें है बिल्कुल। डायरेक्ट इंसेंटिव की, कि लोगों के पास जब तक जी। डायरेक्ट पैसा नहीं जाएगा तब तक वो अपने बारे में उस तरह से नहीं सोच सकते कि वो अपने लाइफ को कैसे बेटर करें। राइट। हमने अभी कई मतलब अपोजिशन के लीडर से सुना कि 7 हजार रुपए उनके खाते में डाल देने चाहिए, 10 हजार रुपए खाते में डाल देने चाहिए, 12 हजार डाल देने चाहिए। ये कितना बेसिकली ये हो सकता है क्या? ऐसा मतलब आपको लगता है, आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, ये मतलब सरकार ये इस तो तरीके से सोच रही है या नहीं सोच रही है, या कर सकती है, उनके लिए ये चीज जरूर देखिए, है, जरूरी है? कुछ स्टेटों में तो बताइए। शुरू भी हुआ है, कुछ स्टेट में तो शुरू भी हुआ है। ये जी। झारखंड में है 5 हजार और 3 हजार देने का उनका वो है झारखंड गवर्नमेंट का, कि एमए तक के जो लोग बेरोजगार हैं उनको 5 हजार और जो बीए तक के उनको 3 हजार। तो ऐसी स्कीमें तो बिल्कुल। चल रही हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसी स्कीम बिल्कुल। है, राजस्थान में है। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, फिजिबल नहीं हो सकता। और जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से राहुल जी ने अभी बात की थी सबसे, ये अभी हमारे अभिजीत बनर्जी से बात की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि डायरेक्ट इंसेंटिव के राइट। बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आप पैकेज के राइट। थ्रू नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी जब तक मार्केट में नहीं पंप होगा, जब तक मार्केट में पैसा पंप नहीं होगा, तब तक ग्रोथ तो कैसे हो डिमांड। सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बोल रहे अभी तो हालात ये है कि हो हमारी आप। परचेजिंग पावर ही नहीं रही है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉकडाउन वाला देश है। बिल्कुल। 1.3 बिलियन पीपल यहाँ पे इनफोर्स लॉकडाउन है। जी। इतने लोग कहीं लॉकडाउन में नहीं है, और हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है 3 महीने से। तो सोचिए कि राइट। हालात क्या हुए हो रहे होंगे। ये बड़े दुख की बात है कि कोविड इतना ज्यादा मतलब काफी समय मिला, पहले भी सेंटर को भी काफी समय मिला था। जनवरी 30 जनवरी को पहला केस आया था, फिर फरवरी निकल गया, फिर मार्च के अंदर जाके हमने 22 मार्च के आसपास जनता कर्फ्यू लगाया, उसके बाद 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ। तो उसके बाद भी जब लॉकडाउन हुआ उसमें भी हम उतनी तैयारी कर नहीं पाए। करी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि करनी ही थी ये चीज। उसके बाद बिहार, तो जैसे मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल फ्री बैठे थे, जैसे कि कुछ बिहार में होने वाला नहीं है, और अब अचानक से ये चीजें आ गई है ना। मुझे नहीं लगता कि वहाँ वेंटिलेटर्स भी नहीं होंगे या कुछ, क्योंकि एक गुजरात में भी आपने देखा होगा कि गुजरात में वेंटिलेटर्स का आया था कि वहाँ वेंटिलेटर बनी है, और वो बाद में पता चला कि वो वेंटिलेटर ही नहीं है जिसको उन्होंने दिखाया था। तो गुजरात में तो ये बिहार के अंदर तो बेसिकली बिहार का तो किस तरीके से ये निकल पाएगा, मतलब बड़ा मुश्किल लग रहा है देखने में। देखिए, लॉकडाउन तो उसी दिन फेल हो गया जिस दिन रात को बिना किसी तैयारी के हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा कि कल से लॉकडाउन लागू है 8 बजे रात को। जी। शायद वो भूल गए कि ये जो मजदूर यहाँ पे काम करे, जब इंसान भूखा होगा तब वो नहीं देखेगा कि उसे पुलिस का डंडा रोक रहा है या क्या रोक रहा है। लोग राइट। 2-2 हजार किलोमीटर चल के अपने घरों पे आए हैं। हमारे यहाँ सिवान में ही कई लोग आए हैं जो 1000 किलोमीटर, कोई बेंगलोर से पैदल आया है, कोई दिल्ली से पैदल आया है। तो
आप भारतीयों की जीवटता को नहीं समझ सकते। हमारे प्रधानमंत्री शायद वो समझने में फेल रहे हैं, और उन्होंने सीधा जी एक सनसनी फैलाने की तरह उन्होंने कर दिया कि लॉकडाउन लग गया, जैसे नोटबंदी का उन्होंने किया, और जो पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मायने ही नहीं रहा। लोग झुंड के बिल्कुल। झुंड निकल के अपने घरों को जाने लगे। देखिए। बाद में हालात ऐसे हो गए कि गवर्नमेंट को खुद इनिशिएटिव लेके बसें चलानी पड़ी। बिल्कुल। तो मतलब ये लॉकडाउन का तो शुरुआती तौर पे ही लॉकडाउन इन्होंने फेल कर दिया। बाद में धीरे धीरे लोगों में थोड़ी जागरूकता आई, लोगों ने खुद से जब इनिशिएटिव लिया तो लॉकडाउन थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ। लेकिन लॉकडाउन जी भारत जैसे देश में कितना सक्सेसफुल हो सकता है, जहां पे आप पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी बहुत ज्यादा है, हर कोई डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ये वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं है कि आप एक महीने का राशन ला के अपने घर में रह के आप रह सकते हैं। यहाँ पे आपको, आप अगर छोटे शहरों की बात कीजिएगा, छोटे डिस्ट्रिक्टों की, आप राजस्थान के ही कई डिस्ट्रिक्टों में आपने देखा होगा, या मैं बिहार के आपको बताता हूँ कि एक किसान आता है, वो 100 रुपए की सब्जी एक टोकरी में लाता है और उसे बेचता है, और शाम को उसकी कमाई से फिर अपने घर का सामान खरीद के ले जाता है। तो सोचिए, जहाँ पे बिल्कुल। ऐसे लोग हों जिनकी रोज की कमाई ही ऐसे होती हो, तो आप कैसे सोच सकते हैं कोई इन्फोर्स लॉकडाउन में वो जिंदा भी रह सकते हैं। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैंने अभी पीपीई किट के बारे में पढ़ा था जब 24 को जब लॉकडाउन हुआ था, तो जिन्होंने भी पीपीई किट बनाए हैं उन्होंने कहा कि हमें इसमें बनाने में इसलिए समय लग रहा है क्योंकि हमें समय ही नहीं मिला। जो समय मिलना चाहिए था, एक क्वेश्चन मिलना चाहिए था, चाहे से 48 घंटे ही दे लेते तो हम उसका सामान को जुटा लेते। जैसे कि कुछ सुई भी हो गई तो पीपीई किट को बनाने में भी सुई भी लगती है, उसके लिए भी हमें परमिशन लेना पड़ा। और वहाँ दूसरी तरफ लेबर का एक एक्सोडस हो गया था, वो जाना चालू हो गए थे माइग्रेंट लेबर जो भी है, तो ये काफी हर्ट हुआ। और उसके बाद भी जो ये पीरियड था जब, तो उसमें भी वो तैयारी नहीं हो पाई उतनी। अ, तो ये बात देखिए, आपकी सही है। प्रिपरेशन में तो बिल्कुल गवर्नमेंट फेल रही। गवर्नमेंट के पास कोई प्रिपेयर्डनेस ही नहीं था, गवर्नमेंट के पास अपनी जानकारी भी नहीं थी कि हमारे पास राइट। अगर हालात बहुत खराब होने लगे तो हमारे पास क्या डॉक्टर भी हैं। राइट। सरकार ने घोषणाएं तो बहुत कर दी, सरकार ने तो खूब कहा बिल्कुल। कि अब बना देंगे रेलवे कोचेस को हॉस्पिटल बना देंगे, ये जितने 5 स्टार होटल है उनको हॉस्पिटल बना देंगे। लेकिन हालात है कि ये है कि वो सारी चीजें सिर्फ अनाउंसमेंट ही है, कोई धरातल पे उसका कोई मतलब कोई उसका बिल्कुल। वजूद ही नहीं है। बिल्कुल हमने देखा जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि है ना दिए जलाएं, थाली बजाएं, और बेसिकली मेरा को ऐसा लगता है जैसे दिए जलाना है, ठीक है उन्होंने बोला, ठीक है जो भी है, लेकिन अगर उसके पैरेलल वो जो जो मेन जो चीजें होती है, जो मूलभूत चीजें होती है जिसको हमें करना चाहिए था, अगर वो करके वो चीज कहते तो वो ज्यादा अच्छी लगती, रादर देन की सिर्फ एक आपने दिए जलवा दिए। और मतलब एक थोड़ा सा वो सही नहीं रहा आने वाले। और अभी हम देख रहे हैं जैसे 5 तारीख को राम जन्मभूमि की स्थापना करने वाले हैं, तो अभी भी वो सीरियस नहीं है इसके रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है कि जैसे आप हैं मैं हैं हम लोग दिवाली नहीं मनाते हैं या राम में हमारी आस्था नहीं है। ये चीज है, हमारी आस्था है, बिल्कुल है, लेकिन जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, जो ये चीजें हैं, उसको करना चाहिए। अभी मैंने कल ही सुना था मध्य प्रदेश में भोपाल में जो साध्वी जी है उन्होंने ये कहा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े 5 बार, मतलब सप्ताह भर के लिए कोरोना दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ एक कभी आपने देखा भाभी जी पापड़ निकला था। तो ये सब चीजें अगर एक जिस लेवल पे आप हो, आपके पास इतना साधन है, आपके पास ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपको जो काम करने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बल्कि आप इन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, ये दादी नानी के नुस्खे बेसिकली दादी नानी के पास ही रहने दे तो वो ज्यादा बेटर है। देखिए, जब ये बातें, ऐसी बातें जब आम लोग करते हैं तो फिर भी ठीक लगता है, लेकिन जब सरकार में बैठे, संस्था में बैठे, देश के चलाने वाले लोग जब ऐसी बातें करने लगते हैं तो ये दुर्भाग्य हो बिल्कुल। जाता है उस देश का। यही मैं कह रहा हूँ। हौसला बढ़ाने के लिए तो ठीक है, ताली और थाली बहना, चलिए आपने जो लोग जो फ्रंट वॉरियर हैं, जो लोग सामने खड़े हो गए, जैसे पुलिस हो गया या फिर पीडीएस में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ठीक है, आपने हौसला बढ़ाने के लिए आपने किया। लेकिन उसके साथ राइट। साथ आपने और क्या तैयारियां की? आप आपने और कितने मतलब उपाय किए? आपने कितने और अतिरिक्त हॉस्पिटलों का मतलब फौरी तौर पे आपने निर्माण निर्माण तो खैर हो नहीं सकता, कितने और जगहों को आपने कन्वर्ट किया जिसमें लोग अगर बीमार हो तो वहां जा सके, क्योंकि ये महामारी का दौर है। बिल्कुल। इसमें हो सकता है कि एक दिन में शायद 10 है, दूसरे दिन में 1000 है, परसों फिर हो सकता है लाखों और करोड़ों में आने लगे लोग। और जैसा कि अभी देख रहे हैं, 14 लाख हमारे यहाँ पार कर चुका है देश में, और कोई तैयारी बिल्कुल। नहीं है। सिर्फ एक जगह से आपको ऐसी खबरें नहीं आती, पूरे देश से आपको ऐसी खबरें आती हैं कि लोग हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिलता, जो बिल्कुल सीरियस होते हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता,
और सबसे बुरा हाल तो अब जाके शुरू हुआ है बिहार का, जो कि हॉटस्पॉट बनने वाला है पूरे कोरोना का पूरे देश में, कि जहाँ पे मतलब बिल्कुल। आपको ऐसा हालात ऐसा है कि आप हॉस्पिटल तक पहुंच तो जाइए, पहुंचने के बाद आपको शायद आप हॉस्पिटल के बाहर ही दम तोड़ दें। जी बिल्कुल। वैसे मैं एक मतलब चीज को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, कोई भी चीज हो कि ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आज मेरे नेफ्यू को मैं कुछ हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा रहा था, उसमें लिखा हुआ था डिक्टेटरशिप के बारे में, लिखा हुआ था कि लोगों की नहीं सुनी जाएगी, वो खुद के डिसीजन एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन लेगा। तो बेसिकली हमने देखा जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसमें रघुराम राजन जी ने मना कर दिया था कि डिमोनेटाइजेशन ना करें, देश को उससे प्रॉब्लम होगी। फिर हमें पता था कि जीएसटी एक अच्छी चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीएसटी आएगा उससे बेनिफिट होगा, लेकिन वो उसके बिल्कुल करीब लाके बिल्कुल जल्दबाजी में उसको जीएसटी को लॉन्च किया गया, मिडनाइट जो 12 बजे उसको लॉन्च किया गया। उसके बाद अचानक से अभी कोविड आ गया है, तो काफी ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहा है देश, और काफी ज्यादा उसको हर्ट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कहे तो हम लोग काफी मतलब 5-10 साल है उससे भी आगे पीछे जा चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें इसके लिए आने वाले टाइम में मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा दिख नहीं रहा है कि कुछ समथिंग कुछ इसके रिगार्डिंग अभी भी उनको ये सोच आई है कि ये गलती हुई थी या नहीं है। देखिए, संवैधानिक मूल्यों पे तो हमारे लगातार हमला हो रहा है, लगातार बिल्कुल। इंस्टीट्यूशन को डिवैल्यूड किया जाता है, किया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि संविधान ने अगर लोकतंत्र में जनता को जो सबसे बड़ा अधिकार दिया है वो उसके मत का अधिकार है। तो लगातार लोग अपने राइट। द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधियों को भेजते हैं जो कि सरकार में जाते हैं, और लगातार चुने हुए प्रतिनिधियों को ही खरीदा बेचा जा रहा है। अगर सरकार किसी पार्टी की बन जाती है तो ठीक है, अगर उसकी नहीं बनी तो जो लोग जीत के आए वो उन्हें खरीद के सरकार बना लेती है। लगातार आप बिल्कुल। देखिए, आप अरुणाचल में देखिए, पूरी की पूरी पार्टी बदल गई, पूरी पार्टी ही डिफेक्ट कर गई। आप उसके बाद मणिपुर में देखिए, आप कर्नाटका में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, और आप राजस्थान में देखिए। तो हमारे जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है उस पर तो लगातार हमला हो रहा है। और देखिए, समय अब आ चुका है कि हम जिस स्तर पे हो सके उस पर हमें आवाज उठानी चाहिए इसके खिलाफ। हम हर एक बिल्कुल। इंडिविजुअल को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि कल जो हमारा अधिकार है वही हमारे पास ना रहे। और जब राइट। हमारे पास अधिकार आता है, कोई चीज मिलती है हमें, अधिकार के साथ साथ हमें जिम्मेदारी भी मिलती है उसे बचाने की। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे कैसे बचाएं। हमें बाहर आना पड़ेगा, अपने घरों से बाहर आना पड़ेगा, हमें सोशल मीडिया पे लड़ना पड़ेगा, हमें अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जिससे हमारा संविधान बच सके। तो देखिए, समय अभी तो ऐसा बताइए बताइए। तो समय तो देखिए ऐसा ही है कि हर किसी को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि कोई इंडिविजुअल आएगा और वही सब कुछ ठीक कर देगा। हर कोई जब तक मिलके कॉमन कॉज के लिए नहीं लड़ेगा तब तक तो देखिए बदलाव मुश्किल है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हम जैसे हमें सबको पता है जैसे मीडिया जो है, तो मीडिया के अंदर ज्यादातर पत्रकार जो होते हैं वो बिहार से ही आते हैं, और उसमें से कुछ जो है जैसे रवीश कुमार है या जो बिहार से है बेसिकली। पटना का जब चुनाव अभी जो बिहार का चुनाव हुआ था पिछली बार, तो काफी अच्छी उन्होंने एक न्यूज मतलब बेसिकली एक प्रोग्राम इस पे दिया था। तो सिमिलरली जो दूसरे जो मीडिया के लोग हैं या यंगस्टर्स जो बिहार हैं या जो फॉरेन जा चुके हैं या बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनका बेसिकली कुछ सोच नहीं है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार, मैं ये कह रहा हूँ अभी भी आपको कि इंडिया के जितने स्टेट्स है उसमें बिहार के बारे में वो चीज नहीं आ रही है, और वो आनी चाहिए, बल्कि बिहार में इतनी कैपेबिलिटी है, ये बात। देखिए, बिहार में जब आप युवाओं की बात करें, बिहार विश्व का सबसे युवा प्रदेश है। 65% से के करीब अब बिहार की आबादी युवा है। और इस बार युवा बिल्कुल, जितने यूथ हैं सबने ये सोच लिया है कि आने वाले 30-40 सालों तक उन्हें रहना है। तो जी। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल जो चीजें हैं उससे निकले, कुछ नया करें, कुछ अलग करें, तभी जाके वो अगले 30-40 सालों तक सस्टेन कर पाएंगे। पॉपुलेशन डिविडेंड की स्थिति में है अभी। अगर इस पॉपुलेशन को, जो इतनी बड़ी जो वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास है, उसको अगर ट्रेंड नहीं किया गया, अगर उसको स्किल नहीं दिया गया, तो ये बून की जगह बेन हो जाएगा, ये वरदान की जगह अभिशाप भी हो जाएगा। तो सबसे राइट। जरूरी है उन युवाओं को ट्रेंड करना। और ये युवा जानते हैं कि अगर हमारे पास, हमें अगर यही सब कुछ मिलने लगे तो हम क्यों बाहर जाएंगे। और हर किसी ने अब सोचा हुआ है और हर कोई जानता है कि उसे प्रदेश के लिए उसको क्या करना है और वो कैसे बदलाव लाएगा। राजनीतिक बदलाव से शुरुआत करेंगे। जब तक हम अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल नहीं करेंगे, और वो लगातार कर भी रहे हैं, अब शुरुआत इसकी हो चुकी है। देखिए, बिहार में अब बिल्कुल आपको दिखेंगे
कि आपको एक नए जनरेशन के आपको पॉलिटिशियन दिखेंगे, लोग राजनीति में आने लगे हैं। हर जी कोई जी मतलब अब बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, उससे जुड़ना चाहता है। और अभी तो देखिए बहुत मतलब ऐसे मीडिया में नहीं है कि आपको पता चले, लेकिन मुझे जहां तक पता है, मेरी ही यूनिवर्सिटी के कई सारे लोग यहाँ पे आके मतलब एक अच्छी नौकरी छोड़ के यहाँ पे आके छोटे छोटे शहरों में काम कर रहे हैं। मुझे एक सोशल वर्क इंस्टीट्यूट के एक लड़के ने मैसेज किया कि उसने बहुत अच्छी मतलब वहां की नौकरी छोड़ के यहाँ मुजफ्फरपुर में काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत बड़ी जी मात्रा में तो नहीं है, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है और लोग अपने यहाँ लौट के आ रहे हैं और लोग अपने अपनी धरती के लिए कुछ करना चाहते हैं और सब लोग लगे हुए। और देखिए बदलाव आएगा, समय लगेगा, लेकिन बदलाव होके रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये राहुल कुमार ने कुछ लिखा है, ये भी बिहार से ही है, मेरे कॉलेज में थे ये। इन्होंने लिखा इज येट टू कम इन बिहार बट स्टिल नो वन फ्रॉम, ये हमने इस पे बात की है अभी। विकास बाबू नीतीश जी ने तो बाढ़ का दौरा कर रहे हैं ना कि ही कोरोना प्रभावित क्षेत्रों का सुशासन बाबू 15 साल क्या कर रहे हैं। इन्होंने बेसिकली कहा है कि ना दौरा हो रहा है ना हॉस्पिटल में दौरा हो रहा है। और ये सबसे लास्ट में इन्होंने लिखा है, एक बिहारी कितना भी आगे चले जाए, जब भी वापस बिहार के विकास की चर्चा में सम्मिलित होता है तो उनको शर्मिंदगी ही होती है। तो ये बात कह रहे हैं ये, मुझे नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा, शर्मिंदगी मतलब शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये चलती रहती है। काफी लोग देखिए मतलब जो सही करने में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि यूथ है जो इसके लिए लड़ रहा है। और बिहार से तो काफी सितारे निकले हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए या रवीश कुमार है। ये एक देखिए बड़ी पहचान है भारत की। देखिए शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जो बदलाव के लिए कुछ करते नहीं है, घर में बैठ के सोचते हैं। वो शर्मिंदा कभी नहीं बिल्कुल होता। जो आके अपनी लड़ाई लड़ता है, कोशिश करता है और कोशिश एक दिन अपनी कोशिशों में कामयाब वो जरूर होता है। तो राइट। शर्मिंदगी यहाँ पे देखिए बिहारियों को कभी नहीं होती। बिहारी बहुत जीवट होते हैं। बिहारी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। बिहारी हमेशा एक अच्छे भविष्य की तलाश में, देखिए दुनिया के हर कोने में आपको मिलेंगे। हर जगह जहाँ पे लोग जी मजदूर होंगे, काम करने वाले होंगे, वहां होंगे। अब देखिए कुछ चीजें हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है। और वो देखिए अब होगा, क्योंकि शिक्षा के जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा, लोग अपने अधिकारों को जानेंगे और लोगों को पता चलेगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो मुझे तो बिल्कुल कभी ऐसा मतलब मैं बाहर 20 साल तो मैं बाहर ही रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसा एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन नहीं था। तो मैं बाहर ही मैंने पढ़ाई की है। तो मुझे हमेशा ही इस बात पे गर्व हुआ है कि मैं बिहारी हूँ। जी। तो नहीं, ये हमेशा बिल्कुल सही देख बोल रहे हैं आप। अभी कुछ मैंने ट्विटर पे भी देखा, और बेसिकली ये है कि अ, हम सब एक बेसिकली इंडिया के ही लोग हैं, इंडिया की ही सिटीजन हैं हम लोग। मैं बीजेपी की भी बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ, या दूसरी पार्टी के लोग हैं, या जो नहीं भी जुड़े हुए पॉलिटिक्स से, हम सभी बेसिकली एक भारत देश के बच्चे हैं। लेकिन आजकल जो है, तो हम लोग सोच हमारी रख सकते हैं ये इसमें, मतलब आजकल कई लोगों को परेशानी होने लग गई है कि एक तरीके की सोच को खत्म किया जा सके। और दूसरा कि है ना, पॉलिटिकल डिस्कोर्स काफी बिगड़ गया है। अभी कल ही मैंने मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, रिपब्लिक टीवी पे उन्होंने एक सीनियर को किस तरीके से झाड़ा है। वो शायद वो स्पोक्स हमारे पर्सन है बीजेपी। यूनिवर्सिटी की क्या प्रेसिडेंट रह क्या नाम चुकी है है। उनका? हमारे यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रह चुकी है वो। हाँ, मैं नुपुर मैं शर्मा। नाम अभी मिस कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, देख रहा नुपुर हूँ। शर्मा। हाँ, नुपुर शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स, अगर मेरा ये कहने का मतलब है कि जितने भी ये टॉप लेवल से जब आता है ना, तो वो नीचे भी जो उनको फॉलोअर्स जो होते हैं, वो सिमिलर चीज फॉलो करते हैं, और उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए अब ये तो एक पॉलिटिकल नहीं, पार्टी की जैसे बात है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं, बेसिकली जो एक पार्टी डिस्कशन कर रहे हैं बिहार रिगार्डिंग, जिस तो ऑर्गेनाइजेशन इसमें राइट। जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो निकल के आई है, हम यूनिवर्सिटी में रहते थे तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक नारा होता था, ज्ञानशील एकता, ये पता नहीं कुछ उनका, उनके चरित्र को देख लीजिए कि कितने सीनियर उनके सामने कोई पर्सनालिटी बैठी, आप उसे इस तरह से बदतमीजी से बोले जा रहे हैं। तो ये तो उस पार्टी को रिफ्लेक्ट करता है कि उस पार्टी में क्या किस तरह के मतलब किस तरह के वो लोग, उनका रवैया होता है अपने सीनियरों को लेके, या किस तरह से आप, अगर आपकी विचारधारा में थोड़ा भी फर्क है तो आपको किस तरह से वो लोग मतलब बस चले तो आपको लिंचिंग तक ले जाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि तो उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस डिस्कोर्स की बहुत जो है। आप बात कर रहे हैं, पिछले 6 साल में तो ऐसा हो गया है कि अगर आप मतलब रूरल एरिया में या फिर थोड़ा सा शहरों को छोड़ के अगर आप घूमने लगे आप यहाँ पे, तो लोग आपके नाम से आपकी जाति से के अंदाजा लगाएंगे और आपकी जाति से आपकी पार्टी का अंदाजा लगा लेंगे कि अगर आपके नाम के पीछे कोई एक ऐसा टाइटल लगा हुआ है तो आप फला पार्टी के हैं, अगर कुछ अलग टाइटल है तो किसी और पार्टी के हैं। तो पिछले 6 साल में हमने इतना तो डेवलप कर ही लिया है कि हम बिल्कुल जाति के नाम से आपकी पार्टी को बता दें। और देखिए, बात आपने युवाओं की तो देखिए, मतलब बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है जब आप एरिया में जाएं। जो आपको यूथ मिलेगा वो किसी जाति और किसी धर्म और किसी मजहब की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ यही बात करेगा कि हमें कैसे रोजगार मिलेगा, हमें कैसे शिक्षा मिलेगी। क्योंकि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो वो जाति और धर्म को देख के नहीं बढ़ती। जब बेरोजगारी आती है तो सबके लिए आती है। अगर इंस्टीट्यूशन होगा, कोई बिल्कुल। कॉलेज होगा, कोई स्कूल होगा, तो उसमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर जाति के लोग ही नहीं पढ़ेंगे, हर जाति हर वर्ग के लोग पढ़ेंगे। तो हर हर कोई ये जान चुका है कि हमें जातियों में, हमें मजहबों में बांट के बहुत दिनों तक रखा गया, लेकिन हम इससे हमें कुछ मिला नहीं और इससे कुछ मिल भी नहीं सकता। इससे कोई रास्ता निकलता नहीं है। रास्ता जो निकलेगा वो शिक्षा के माध्यम से ही निकलेगा, अवेयरनेस के माध्यम से ही निकलेगा। तो आप जब लोगों के बीच जाएंगे तो लोगों में जो नए लोग हैं उनमें बहुत उत्साह है, वो कभी जाति के और धर्म की बातें नहीं करते। जी। तो मेरा यही था कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो बिगड़ा है उसके रिपरकर्शन बहुत बड़े हैं, छोटे रिपरकर्शन नहीं है। वो बेसिकली पब्लिक तक, लोगों तक जा चुका है। लोग आपस में आजकल इन मुद्दों पर लड़ने लग गए हैं। तो इन चीजों के बारे में सोचना, मतलब अपोजिशन और ये तो खैर आवाज उठाती रहती है, करती है, देखिए लेकिन ये बड़ी गलती हो रही है बहुत। देखिए जो आपको अपनी बात रखनी है किसी। आप देखिए, बताइए। कोरोना जो महामारी है उसके तो बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि उसने सब किसी को बराबरी में ला दिया। हर बिल्कुल कोई, बिल्कुल। वो किसी भी जाति का हो, वो किसी भी धर्म का हो, आज हर कोई हॉस्पिटल जी के लिए परेशान है। आज हर कोई अच्छी दवाओं के लिए परेशान है। आज हर कोई जी। चाहता है कि उसे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। और जो मर रहे हैं वो हिंदू या मुसलमान या किसी और जाति के नहीं है, वो हर कोई है, हर वर्ग के लोग हैं। तो इसका कम से कम एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है कि सबको इसने एक तरह से दिखा दिया कि सबको इक्वल है। इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं कि हर लोग इक्वल हैं, और हर लोगों को जो बेसिक फैसिलिटी होती है, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, उसको एक्सेस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो कोरोना का पॉजिटिव एस्पेक्ट तो मैं यही देखता हूं कि उसने हर किसी को मतलब एक तरह से जागरूक कर दिया कि देखो, जातियों में बंटने से, धर्म के नाम पे लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा वो डेवलपमेंट से ही होगा। जब तक हम डेवलपमेंट, अगर ग्रोथ होता भी है तो उसको, उसके बेनिफिट को हम एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जो सबसे लोअर लेवल के पे जो हमारा जो लोअर स्टेटा पे जो हमारा पॉपुलेशन है, वो उसको अवेल कर पाता है कि नहीं कर पाता है, तभी रियल डेवलपमेंट हो सकता है। तो आज आप देखिएगा कि हर लोग यही सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात करते हैं लोग, अब जाति और धर्मों की ज्यादातर नहीं करते हैं। हाँ, एक विचारधारा है जो इसे लगातार प्रमोट करते रहा, क्योंकि उसी पे उसकी खेती चलती है। अगर वो बंद हो जाए तो शायद उसे कोई नहीं पूछे। अ, अभी हमने यूपी में काफी देखा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम चल रहा है, तो बिहार में भी कुछ ऐसा है? बिहार का कुछ न्यूज आया, मैंने सुना नहीं इस तरीके का, या मैं मिस कर गया होगा शायद। बिहार में तो अभी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो, लॉ एंड ऑर्डर के मतलब क्राइम के रिकॉर्ड में मुझे अभी ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं कि ऑन ग्राउंड तो रियलिटी कुछ और होता है, लेकिन रिकॉर्ड में मुझे नहीं पता है। लेकिन बिहार अभी इन सब चीजों से अलग बिल्कुल इस बाढ़ और कोरोना में फंसा हुआ है। बिल्कुल उसी की महामारी से नहीं निकल पा रहा। दोहरे मार में जो बिहार फंसा हुआ है कि लोग तो अब कोरोना की महामारी में तो शायद लॉकडाउन में लोग निकल भी जाते, लेकिन बाढ़ में कैसे निकलेंगे? आपको पानी में चल के जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी तो बिहार की तो हालत बहुत कुछ खराब है। सरकार की तरफ से कुछ तो बेसिकली हुआ होगा, आपको पता होगा, या क्या क्या अभी नॉर्थ बिहार में अगर इतनी बाढ़ आ गई है तो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल देखिए, रहा है ये सरकार सब? का रेस्क्यू ऑपरेशन यही होता है कि सरकार चिवड़ा और मीठा, जो फ्लैट राइस होता है, जो पुआ हम जिसे कहते हैं, तो बिल्कुल और गुड़, बिल्कुल। यही बांटने का काम कर रही है सरकार। के लिए यही डेवलपमेंट है कि हर लोगों तक चिवड़ा और मीठा पहुंचा दे। तो सरकार इससे ज्यादा डेवलपमेंट कुछ सोचती नहीं है। अगर सोचती तो शायद ये बाढ़ हर साल नहीं आता, अगर आता भी तो इतनी तबाही नहीं मचाता। समुद्र के किनारे बसा हुआ उड़ीसा है, जब वहां साइक्लोन आता है तो देखिए कैसे इवैक्यूएट करा दिया जाता है पूरे एरिया को। बिल्कुल लेकिन ये बाढ़ हर साल आता है और यहाँ पे किसी को निकालने की सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल
बाढ़ के बारे में तो हम लोग जानते ही है कि एक बाढ़ अपना जो बेसिकली जो नदी होती है वो अपना रास्ता कभी नहीं भूलती है। तो उसके बीच में आप जैसे बता सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ होगा बिल्कुल, जो नदी के रास्ते में भी हुआ होगा, उस वजह से भी कोई फ्लड का एक इम्पैक्ट है। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपको बताऊं, 264 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल बना था 8 सालों के अंदर। लोगों ने बहुत इंतजार किया था बिल्कुल देखा मैंने, कि हाँ। अब ये पुल बन जाएगा तो हमारे आने जाने की सुविधाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन वो पुल एक महीना भी नहीं चला। तो राइट। डेवलपमेंट तो यही हुआ है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। इससे ज्यादा आप डेवलपमेंट की बिल्कुल सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ लिखा है इन्होंने, युवा आश्वान्वित है कि आने वाले समय में हालत सुधरेंगे, और इस संदर्भ में बिहारी युवाओं की सोच काफी सकारात्मक है। बस जरूरत है दोबारा एक जेपी आंदोलन, ताकि हम बिहारी अपने आने वाले भविष्य की ओर जा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बात तो तो इन्होंने बहुत सही कही कि बिहारी जो होता है वो बहुत सकारात्मक होता है, उसके अंदर निगेटिविटी जी नहीं होती है। वो हमेशा सोचता है कि हाँ ये हो जाएगा, हाँ ये काम करूंगा मैं तो इससे ये हो जाएगा, और वो उसी को सोच के काम करता है और वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है। वो किसी पे, जो इन्होंने बात आत्मनिर्भर की है, कि वो हमेशा मतलब खुद पे डिपेंडेंट होता है। बिहार एक जी लैंड स्कार्स स्टेट है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे लोग खेती पे जिंदा है। यहाँ पे लोग खेती पे नहीं, लोग अपनी मजदूरी करके लोग जिंदा है। क्योंकि जी बिहार की अगर आप वैसे अगर बाकी स्टेटों के मुकाबले देखेंगे तो बिहार एक लैंड स्कार्स स्टेट है। जी। वो हमने देखा जैसे सुपर 30 जो एक इंस्टीट्यूट है उसको चलाते हैं, वो बिहार से ही है। तो काफी जुझारू और काफी सकारात्मक है वहाँ के जितने भी युवा हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की जैसे अभी बात मैं आपसे कर रहा था, तो दोबारा मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, तो हमने पढ़ा है मुंगेर के अंदर काफी ज्यादा वहाँ कट्टे बनते हैं या वहाँ से बंदूकें निकलती है। तो वहाँ कुछ बिहार के अंदर ऐसा है कि बिना लाइसेंस के देखिए, सबके पास लॉ एंड ऑर्डर से। को, ये क्राइम को कैसे खत्म किया जा सकता है। आप अगर जी 80s में देख लीजिए, जब नक्सलवाड़ी का जब आंदोलन होता था, तो ये सब खत्म जी कैसे हुए। ये किसी कानून के दमन से खत्म नहीं हुए, कानून ने इसे खत्म नहीं कर दिया। या कोई भी आप देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, तो ये जो भी मतलब क्राइम होता है वो डेवलपमेंट के साथ खत्म होता है। जो भी नक्सल प्रोन एरिया है, जब तक वहां डेवलपमेंट नहीं पहुंचा, या जो चंबल का एरिया है, जब तक वहां डेवलपमेंट नहीं पहुंचा, तब तक वहां पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा रहा। लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट पहुंचता है, क्राइम कम होते जाता है। तो बिल्कुल। बिहार में भी क्राइम वही कम हुआ है जब डेवलपमेंट आया है। जी और डेवलपमेंट के साथ इसका सीधा सीधा सीधे तौर पर रिश्ता है कि डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा, क्राइम वैसे कम होगा। ओके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं रघुनाथपुर पे अब आता हूँ, बेसिकली सिवान में जहाँ अभी आप हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उत्सव जी को वहाँ भेजा हुआ है, अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसके लिए। तो इनको टिकट मिल सकता है, उसके लिए हमारी तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं कि आपको टिकट मिले और आपके जैसा युवा आगे आए और डेवलपमेंट में मतलब उसको आगे बढ़ाए डेवलपमेंट को, क्योंकि वही जरूरी है। डेवलपमेंट जरूरी है, एजुकेटेड यूथ जरूरी है जो इस चीज़ों के बारे में सोचे, जो बेसिकली एक वो दादी नानी वाले नुस्खों को अप्लाई ना करे। इतने बड़े मास के साथ इतना बड़ा वो सही नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको बधाई। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, रघुनाथपुर में अभी आपने दिखाया मुझे, दा नदी जो है उसके अंदर आपने बताया कि वो दो नदियों के बीच में बसती है, गंडक और घाघरा के बीच में, और वहाँ यूरेनियम आता है बेसिकली गंडक से। तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? और जिस जगह आप खड़े थे वहाँ काफी सारे पक्षियों की आवाज आ रही थी, वो कौन से पक्षी हैं बेसिकली? देखिए, धन्यवाद आपको तो पहले। और देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्षेत्र में जाता हूँ, बातें करता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे टिकट मिले और मैं चुनाव जीतूं और मैं लड़के आऊँ। मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों में जागरूकता पैदा कर सकूं, लोग सवाल पूछना शुरू राइट। कर दें। लोग ये तो बात कर, अब देखिए, मेरे एक महीने में कम से कम ये तो हुआ है कि लोग ये बात करने लगे हैं कि एक एजुकेटेड आदमी घूम रहा है यहाँ पे, और हमें एक अपना जो रिप्रेजेंटेटिव चाहिए वो एजुकेटेड चाहिए। और वो सिर्फ यही नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप सोशल मीडिया से हर मतलब देश के हर कोने से जुड़ सकते हैं। तो पूरे बिहार से लोग जुड़े हुए हैं, पूरे बिहार से मेरे पास मैसेज आते हैं। पूरे बिहार से लोग मुझे कहते हैं, पूरे बिहार से क्या, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हिमाचल से, हर जगह से मुझे मैसेज आते हैं कि जिस तरह से आपने शुरुआत की है, इस तरह से हम भी करना चाहते हैं। और मैं सबको मिल सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि मुझे इस बार टिकट ही मिल जाए, मैं विधायक ही बन जाऊं, मैं आके बिल्कुल ही सब कुछ चेंज कर दूं। लेकिन ये बिल्कुल है कि मैं इस बार लोगों में वो आशाएं तो जरूर ही जिंदा कर पाऊंगा
कि वो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है उससे वो सवाल करे कि वो डेवलपमेंट करेगा तो कैसे करेगा, उसके पास विजन क्या है, उसके पास रोड मैप क्या है, वो कैसे यहाँ पे इंडस्ट्री ला सकता है, लाएगा भी तो कैसी इंडस्ट्री लाएगा। अब कोई ये कह के चला जाए कि मैं यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा, तो सही बात है, चलो चलवा दोगे, लेकिन चलाओगे कैसे? हाँ, एक बिल्कुल। मतलब पूरा का पूरा रोड मैप, और लोग सवाल पूछने लगे हैं, लोग जागरूक होने लगे हैं, लोगों में ये मतलब आ चुका है, ये भावना आ चुकी है कि हमें एक मतलब एजुकेटेड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। और अब मैं आता हूँ आपके वाटर पोल्यूशन पे। वाटर पोल्यूशन देखिए, बिहार का एक तरफ तो आर्सेनिक बेल्ट है, जो बांग्लादेश से चल के पूरा गंगा का तराई आता है। तो गंगा नदी इधर जी। टच तो नहीं करती, थोड़े दूर पे छपरा में टच करती है गंगा नदी, बलिया के बॉर्डर पे। लेकिन बिहार में और छोटी छोटी नदियां हैं, गंडक, और एक साइड में घाघरा है, और इसके बीच में एक छोटी नदी जाती है 96 किलोमीटर जिसकी लंबाई है टुकुल, और वो यूरेनियम लेके आती है घाघरा से, जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस पानी में हमारे यूरेनियम है, और वो पूरे ग्राउंड वाटर को पोल्यूटेड करती है। ग्राउंड वाटर हमारे यहाँ इतना पॉल्यूटेड हो चुका है कि नॉर्मली अगर आप पानी गर्म करेंगे और उसे ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे, तो उसमें आपको व्हाइट ब्लॉक्स दिखने लगेंगे, जो या तो कैल्शियम का होगा या फिर तो कोई बग्स होगा, जो ऐसा होता है कि नॉर्मल चीज है कि आप कोई भी ग्राउंड वाटर यहाँ पे बॉयल करके देख लीजिए तो ऐसा होता है। लेकिन उसको लेके लोगों में कोई जागरूकता नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि उससे क्या होता है। यूरेनियम इतना खतरनाक केमिकल है कि वो सीधा किडनी पे हमला करता है, और आने वाले कुछ समय में, क्योंकि वो इंस्टेंट तो रिएक्शन करता नहीं है, वो टाइम टेकिंग है, स्वीट पॉइजन की तरह है, वो टाइम टेकिंग है, 10 साल में 15 साल में आपको किडनी को इतना खराब कर देगा कि आपके बचने की संभावना नहीं होगी। तो आ, शायद इस पे दिखा रहा है 1 मिनट 50 सेकंड रिमेनिंग समथिंग कुछ दिखा रहा है, तो हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे अगर बंद होता है तो। जी बिल्कुल, अगर अगर ऐसा रहा कि अगर दोबारा करना होगा फिर दोबारा कर लेंगे। हाँ, मैं एक बार इसको एंड करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है।